जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे ये चैप्टर जल्दी से जल्दी हो जाए। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, वो इसलिए क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे करने के लिए। फिजिक्स के हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं बाय द वे, और यहाँ से अब तुम्हारा असली ऑफिशियल न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करें शुरू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फिजिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर काइनेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स का, और काइनेमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की ही एक ब्रांच मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं हमेशा की तरह तुम्हें पहले ये बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो सारे टॉपिक खत्म होते ही समझ लो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लेंथी है, वो मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। और एक बात, ये चैप्टर तुम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में, तो जो भी टर्म्स मैं लिखने जा रहा हूं मुझे बताना तुमने कभी सुने हैं कि नहीं। देखो, रेस्ट, रेस्ट सुना है, मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब पढ़ा हुआ है। इसके अलावा तुम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में दोबारा पढ़ने का सुनहरा मौका मिल रहा है कि अगर कभी तुम्हें इसमें से कुछ ना आता हो तो सीख लेना। और इन दोनों में तो तुम्हें डिफरेंस भी अच्छे खासे पता होने चाहिए, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद स्पीड, स्पीड के अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक टॉपिक आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर भी सेम वही आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए नई हैं और कुछ तुम्हें पहले से पता है। हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एम आ जाएगा यहाँ, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इन सब की एसआई यूनिट, मल्टी डायमेंशन, डेफिनेशन, ये सब चीजें आ जाएंगी। यहां पर पहुंचने के बाद एक तरीके से आधा चैप्टर मान लो तुम्हारा हो जाएगा, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, यहां से लेकर यहां तक इतने न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स तो कभी खत्म होते नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें करने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में जानते हो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी तुमने 9th में पढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस चैप्टर में मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करा पाऊं और थ्योरी में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊं। समझ गए?
इसके बाद ये तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनकी डेरिवेशन भी आती है, डिराइव करके दिखाओ ये आई कहां से। और इसको दो तरीके से डिराइव करना आना चाहिए, ग्राफिकल मेथड और एक कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो जिन बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है मैं उन्हें आज ही बोल दे रहा हूं, मेरे YouTube पर चैनल पर जाकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो ये क्लास में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अलग से पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे नहीं करा सकता, वो उसके लिए मैंने अलग पहले से समझाया हुआ है, ठीक है। पहले वो स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जिसको ये चीज समझ में आ जाएगी उसको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। कोई दिक्कत? तो स्टार्टिंग में एकदम बेसिक और आसान सी चीजें हैं, हो सकता है आज हम ये खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें। ठीक है, करें शुरू? ठीक है। तो ये जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मैकेनिक्स का चैप्टर है। ये चैप्टर है मैकेनिक्स के अंडर आता है, और मैकेनिक्स के अंडर तीन फर्दर और ब्रांचेस आती हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स और डायनामिक्स। तो एक बार मैं जल्दी से तुमको इन सब के बारे में बता देता हूं, ताकि ये नाम तुम्हें अगर कभी दोबारा सुनाई दे तो डरने की जरूरत नहीं है। तो मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग वो सभी ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो मोशन में है, या हर प्रकार का ऑब्जेक्ट जो भी हम डील करते हैं मोशन में, या उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो मूव कर रहा है, कितना मूव किया, कितना टाइम लगा, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम इसमें क्या लिखेंगे? इट इज द branch of physics in which we deals with the condition of rest or motion of all objects, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन पे हो। समझ में आ गया? तो किसकी ब्रांच है ये? फिजिक्स की। अब मैकेनिक्स के अंदर फर्दर तीन ब्रांचेस और आती हैं, स्टैटिक्स। बच्चों नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट पक्का रेस्ट पे ही होगा। तो देखो अब ये किसकी ब्रांच है? ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो हम लिखेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब यहां ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि मैकेनिक्स का ब्रांच है, मैकेनिक्स खुद ही फिजिक्स की ब्रांच है, तो ये ऑटोमेटिक फिजिक्स की ब्रांच हो गई ना। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है और वो मूव ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको आप क्या ही डील करोगे, क्या स्टडी करोगे? कुछ बचा उसमें? बहुत सारी चीजें हैं स्टडी करने के लिए। जैसे मान के चलो ये एक सरफेस है, इस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बस रखा हुआ है। क्या इस पर फोर्स लग रहे हैं? हाँ, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे। क्या ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है जिस सरफेस पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो उसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है। मतलब मैं जिस फर्श पर खड़ा हूं ना, जितना मैं इस फर्श पर ताकत लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ये फर्श भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर वो नहीं लगा पाएगा तो मैं धंस जाऊंगा सरफेस के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? और क्या पता ऐसा भी हो कि रस्सी से कोई इसको इधर खींच रहा हो और कोई इसको इधर खींच रहा हो, और दोनों फोर्स इक्वल है, इसीलिए वो कहीं नहीं जा रहा। हो सकता है कि नहीं हो सकता?
क्या पता ये फोर्स थोड़ा सा बड़ा हो F1 F2 से, पर फ्रिक्शन की वजह से ये ना जा पा रहा हो, तो यहाँ फ्रिक्शन भी काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत चीजें हैं उसके अंदर स्टडी करने के लिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। पर यहाँ पर मैं हाँ एक चीज बोल सकता हूँ, क्योंकि वो रेस्ट पर है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, तो ये टाइम की कैलकुलेशन को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि टाइम से कोई लेने देना नहीं है। टाइम के रेस्पेक्ट में वो तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल। द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल। मतलब ये समझ में आ रहा है? उसकी तरह ऐसे डेफिनेशन लिखो साइड में, आ रहा है ना? ठीक है, ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब आ जाओ डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स से पहले इस पे आ जाओ, काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब ये है कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स भी इसी की ब्रांच है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम वो ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो मोशन में है। हाँ, जो मोशन में है। तो बस लिख दो यहाँ पे, खत्म करो इसको भी। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which deals with objects in motion। ऑब्जेक्ट मोशन में है, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि वो मोशन में मोशन में है, बस वही देख रहे हैं, लेकिन वो मोशन में क्यों है, उस पर फोर्स जो लग रहे हैं वो हम कंसिडर नहीं करते। यानी कि विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन में वो क्यों है ये हमें नहीं जानना, बस मोशन में है तो वो चीजें पढ़नी है। तो हमारा जो चैप्टर है ना वो काइनेमेटिक्स के अंदर ही आता है। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा भाई। ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां तक चल कर गया है तो कुछ समय लगा होगा ना उसको। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? और डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम वो ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो मोशन में तो है, और साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि वो मोशन में क्यों है, along with the consideration of the cause of motion। तो जब cause of motion भी आ गया है तो टाइम तो मेजर किया ही जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको भी खत्म करते हैं फटाफट। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with objects in motion taking into consideration of the cause of motion also। अब बच्चों एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पक्का उस पर फोर्सेस लगे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग फोर्स और टाइम दोनों को मेजर करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस एंड टाइम इज एसेंशियल। यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बस याद रखना, मैकेनिक्स इसकी तीन ब्रांच है, स्टैटिक, काइनेमेटिक, डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, या फिर उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वैसे भी वो रेस्ट पे रहेगा। उसको जब स्टडी करोगे तो इस ब्रांच के अंडर करोगे। अगर वो मोशन में है तो इस ब्रांच के अंडर स्टडी करोगे विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन।
और कॉज ऑफ मोशन भी कंसीडर करते हो तो डायनेमिक्स में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक्स। वो सारे छोटे छोटे टॉपिक जो मैंने यहाँ मेंशन किए थे उनको कवर करना है, खत्म करना है, ताकि न्यूमेरिकल को ज्यादा टाइम दे सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? बोलो भाई। जब कोई मोशन में ना हो तो फिर मेरा सवाल हो जाएगा कि मोशन क्या होता है। तब तुम कहोगे कि सर जो रेस्ट में नहीं है ना? तो रेस्ट क्या होता है उसको डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? एक बच्चा कह रहा है कि किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? एक बच्चा कह रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वो मूव नहीं होना चाहिए। किसकी बात सही है? वो तो फिर आगे वाले और बड़े टर्म्स आ गए ना। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं। बच्चों देखो, ये बोर्ड पर एक मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ये रहा। और यहां पर मैंने एक और पॉइंट मार्क कर दिया। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया पॉइंट P। क्या P पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है? क्या P पॉइंट O के रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज कर रहा है? नहीं। वो आज भी इससे 15 सेंटीमीटर दूर है, वो कल भी इससे 15 सेंटीमीटर दूर था। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, P इज अ ऑब्जेक्ट, O इज अ रेफरेंस पॉइंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट पर माना जाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। भाई देखो, टाइम तो आगे भागता जा रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो किस पे माना जाएगा? रेस्ट पे। बच्चों बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, when an object does not changes its position with respect to time and when an object does not changes its position with respect to time and point of reference, टाइम एंड सराउंडिंग लिख देते हैं। टाइम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो, मान लो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट आप इन सभी में से कोई भी ले सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे पास यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है, चेयर बना लो रेफरेंस पॉइंट, तो चेयर के रेस्पेक्ट, चेयर सराउंडिंग हो गया ना मेरा, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। समझ गए ना? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है? अभी मजा आने वाला है। अभी तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, सर ये तो आता है हमको, कुछ नया पढ़ाओ। चलो एग्जांपल दे दो इसका जल्दी से। बिल्डिंग लिख दूं बच्चों? तुम सुबह जाते हो स्कूल, शाम को वापस आते हो, तो बिल्डिंग्स वहीं खड़ी रहती हैं, चल देती हैं। ठीक है? कोई मान लो कार है, कार एट रेस्ट रुकी हुई है। और बताओ ट्री। अब ये मत कहना कि सर पेड़ तो हिल रहा है। गांव जाते हो, कोई पुराना पेड़ होगा वो वहीं रहता है, वो चलता नहीं है, तो वो भी हम इसमें मान सकते हैं, एक्सेट्रा। अब आ जाओ बच्चों मोशन पे। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? जो डेफिनेशन रेस्ट में लिखी है उसी का उल्टा कर दो, मोशन हो गया। When an object changes its position with respect to time और surrounding, अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग या टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में माना जाएगा। तो इसको भी खत्म करते हैं जल्दी से। When an object changes its, तो देखो ये डेफिनेशन अगर याद हो गई तो ये अपने आप हो जाएगी। Changes its position
विद रेस्पेक्ट टू, बच्चों ये विद रेस्पेक्ट टू है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने, पर एग्जाम में तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट is said to be in motion। इसका भी एक एग्जांपल दे दो बच्चों, मूविंग कार, और बताओ बटरफ्लाई, मतलब उड़ती हुई बटरफ्लाई, और बताओ एरोप्लेन, फ्लाइंग एरोप्लेन। क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन होता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई। अब जो है मजे की बात स्टार्ट होने जा रही है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, डू नॉट एग्जिस्ट, या डू नॉट एग्जिस्ट लिख दो। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। बच्चों इमेजिन करो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी जरा ध्यान से सुनो, तभी समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो आप लोग एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ट्रेन में बैठे हो, आप सभी स्टूडेंट्स, और मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हूं, ट्रेन चल रही है। तो जब तुम खिड़की से बाहर देखोगे तो मैं तुम्हें कैसा लगूंगा, रेस्ट में या मोशन में? क्योंकि मैं आगे से आऊंगा और पीछे निकल जाऊंगा। ऐसा ही होता है ना, आप कभी ट्रेन या बस में ट्रैवल करना तो पेड़ वगैरह होता है वो पीछे निकल जाते हैं, लेकिन तुम लोग मोशन में हो या मैं मोशन में हूं? अब हकीकत में कौन मोशन में है बताओ? कैसे पता? आप ट्रेन के जिस कोच में बैठे हो, सीट पर 5-6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो वो सब तो रेस्ट में है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। उनकी सीट रुकी हुई है, उनके बैग चप्पल जूते जहां रखे हुए हैं, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोस्त वगैरह सब लोग रेस्ट पे ही तो हैं। और मैं तुमको मोशन में दिख रहा हूं। और अगर मैं अपने नजरिए से सोचूं, मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं कि मैं रेस्ट पे हूं, और पूरी की पूरी ट्रेन मोशन में है, और सारे बच्चे जो ट्रेन में बैठे हैं वो भी मोशन में। तो अब मुझे ये बताओ, हकीकत में कौन रेस्ट पे है कौन मोशन में, कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। तुम लोगों के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं, तुम रेस्ट पे हो, और मेरे रेस्पेक्ट में देखोगे तो मैं हूं रेस्ट पे और तुम लोग हो मोशन में। आगे समझ में? तो हकीकत में कौन रेस्ट पे है कौन मोशन में नहीं पता। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल दूं। अभी मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं? रेस्ट। गलत जवाब। रेस्ट पे तो मैं तुम्हें इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि तुम अपने रेस्पेक्ट में मुझे देख रहे हो। अगर यहां से कोई मोटरसाइकिल जाती है तो उसके रेस्पेक्ट में तो मैं मोशन में हो गया। तो बाइक पे बैठ के चला रहा है ना, तो उसके लिए क्लासरूम पूरी मोशन में हो गई। क्लासरूम आई और क्लासरूम पीछे निकल गई। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि सर हम लोगों के रेस्पेक्ट में, इस क्लासरूम के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हो। समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है। अगर हम मान लेते हैं सब कुछ रुक गया, बाहर मोटरसाइकिल और सब लोग रुक गए, अर्थ पे जो भी रुक गया, और मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं? रेस्ट पे। पर अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो मैं भी रोटेट कर रहा हूं, तो मोशन में हो गया ना। अभी तो बोला सब रुक गया, अर्थ के ऊपर सब कुछ रुक गया, अर्थ थोड़ी रुक गई। ऐसा बताना चाहिए था।
चलो बता दिया। अब जो अर्थ है ना वो रोटेट नहीं कर रही है, अर्थ भी रुक गई और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब बताओ मैं रेस्ट पे हूँ या मोशन में हूँ? रेस्ट पे हूँ। किसके भी रेस्पेक्ट में देखते हाँ, यही आपको सोचना है, किसके रेस्पेक्ट में। अगर अर्थ रोटेट नहीं भी कर रही है तो अर्थ सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर रही है ना, तो सन के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हो गया कि नहीं हो गया? अगर अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन रोक दूं तो क्या मैं रेस्ट पे आ जाऊंगा? अब जरा सोचो, अर्थ रोटेट भी नहीं कर रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी नहीं कर रही है और अब मैं रुक गया यहाँ पे, तो मैं रेस्ट पे हूँ या मोशन में हूँ? अब तो रेस्ट पे हूँ ना। पूरी गैलेक्सी घूम रही है तो गैलेक्सी में तो अर्थ भी आ गया ना, समझ में आ रहा है? और गैलेक्सी को भी अगर घूमना रोक दोगे तो बिग बैंग के पॉइंट से तो वो दूर जा रही है। किस किस को रोकोगे? और जब बिग बैंग को भी आप नहीं लोगे, जब वहां पर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है, तो फिर रेस्ट और मोशन का क्या मतलब रह जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट करता है ना ही एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट करता है, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात दिमाग में फिट कर लेना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज होंगे। ये टर्म्स मैं यूज करूंगा तो तुम्हें इसका मतलब पहले से पता होना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट जितना छोटा ऑब्जेक्ट नहीं। बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि उसके रेस्पेक्ट में उसका खुद का साइज बहुत छोटा अगर हो जाए, तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अगर मैं इस क्लासरूम के अंदर चल रहा हूं इधर उधर, तो क्या मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं? नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं वो क्लासरूम इतनी छोटी है कि मैं उसके सामने उसका पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा हूं? नहीं। अगर मान लो एक ट्रेन है और मैं हूं, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में मैं क्या हो गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ट्रेन तो बहुत बड़ी है ना, क्या ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं बच्चों? अगर ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है तो ट्रेन क्या हो गई? समझ गए ना? ट्रेन इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि उसका खुद का साइज मैटर ही नहीं करता, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए? क्या अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं बच्चों? अर्थ तो बहुत बड़ी है, पर अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, रिवॉल्यूशन आप स्टडी कर रहे हो, तो अर्थ क्या हो गया? कोई दिक्कत? चले आगे। व्हाट डू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? व्हेन the distance covered by an object is very large as compared to its own size, then object is said to be point object या considered to be point object। इसका एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, ट्रेन when moves from Delhi to Mumbai। और एक और एग्जांपल बता दो। अर्थ when revolve around sun। क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। इस पर भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। 1 डायमेंशनल, ये नाम तो सुना ही होगा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1D 2D 3D। डायमेंशनल मोशन, नाम से क्या समझ में आ रहा है?
वन डायमेंशन। देखो हमारे पास तीन डायमेंशन है, तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके मोशन को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझने समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस काफी है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन, कोई दिक्कत? मोशन इन वन डायमेंशन। यानी कि व्हेन वन एक्सिस is enough to express the motion of an object, when one axis is enough to express, या one dimension भी बोल सकते हैं, ठीक है, enough to express the motion of an object, then that motion, उस motion को बोलते हैं one dimension motion, object को नहीं बोलते, ठीक है? Then that motion is called one dimensional motion। कोई मुझे इसका एग्जांपल देगा? वन डायमेंशन मोशन का एग्जांपल दोगे? मान लो एक ट्रेन है और मैं उसको बहुत ऊंचाई से देख रहा हूं और वो एक स्ट्रेट ट्रैक पे चले जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि एक एक्सिस काफी है ऑब्जेक्ट का मोशन बताने के लिए, और वो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट उसमें या तो आगे जा रहा है या आगे जा रहा है और या फिर पीछे आ रहा है, पर रहेगा वो उसी लाइन पे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, पर एक एक्सिस काफी है उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जांपल ही देते हैं, ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। और एक एग्जांपल दे दो, वन वे रोड। हाँ नहीं रहने दो, कार मूविंग on a straight highway। ठीक है, और कोई एग्जांपल? अगर मैं छत से एक बॉल छोड़ दूं तो वो बॉल सीधी नीचे आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी, तो क्या वो वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल नहीं हो गया? तो मैं लिख सकता हूं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, सीधा नीचे तो आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जरा सोच के देखो, हमारा चैप्टर भी तो यही है, हमारा चैप्टर यही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, एक ही बात है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। समझाना पड़ेगा या समझ गए? समझ गए ना? एक ऐसा मोशन जिसमें टू एक्सिस रिक्वायर्ड है उसके मोशन को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अभी लिख देता हूं पहले, ठीक है? When two axes are required to express the motion of an object completely, then that motion is called two-dimensional motion। किसकी? टू एक्सिस, प्लूरल हो गया ना? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे दो।
अच्छा, तो अगर मान लो सच में 2 डायमेंशनल मोशन है तो पक्का ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चल रहा है किसी प्लेन पे। भाई आप सोचो ना, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, पर वो एक प्लेन पर ही रहेगा। पता नहीं मैंने ये ग्राफ क्यों बनाया, मुझे ये बोलना चाहिए था एक चींटी है, चींटी और इस बोर्ड पे चल रही है। तो जरा सोच के देखो, ये बोर्ड का एक्स एक्सिस हो गया, ये बोर्ड का वाई एक्सिस हो गया, तो वो जहां भी चलेगी वो इसी प्लेन पे रहेगी। हाँ या ना? तो उसके मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए दो ही एक्सिस काफी है, एक्स और वाई, क्योंकि वो निकल के बाहर नहीं आ सकती, बोर्ड के अंदर नहीं जा सकती। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल बता दो। Players of a football team running on ground। समझ पा रहे हो? फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, आप बहुत ऊंचाई से उनको देख रहे हो, तो वो ग्राउंड पे ही तो भाग रहे हैं, उसी प्लेन पे है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। या फिर मैं ये लिख देता हूं, aren't moving on a wall। दीवार पर चींटी चल रही है, तो वो भी एक तरीके से एक प्लेन सरफेस पर ही तो चल रही है। अब वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, 2 एक्सेस काफी है उसके मोशन को समझाने के लिए। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? समझ गए ना? जिसके मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए 3 एक्सिस चाहिए उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। यानी कि व्हेन 3 एक्सिस are required to express the motion of an object, then that motion is called 3-dimensional motion। 3-dimensional motion। एग्जाम्पल बताओ बच्चों। मैं जो इस क्लासरूम में चल रहा हूं, देखो मैं आगे भी जा सकता हूं, पीछे भी जा सकता हूं, है ना? आगे भी बढ़ सकता हूं, पीछे भी जा सकता हूं और ऊपर नीचे भी जा सकता हूं। मतलब अगर तितली को ले लो, तितली उड़ती है ना, तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जा सकती है। एरोप्लेन उड़ रहा है, हम लोग जो चल फिर रहे हैं, हम 3D ऑब्जेक्ट ही तो है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया फ्लाइंग एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर। अरे हेलीकॉप्टर भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एरोप्लेन जो आजकल सीधे चलते हैं। हाँ, तो फाइटर नहीं तो एरोप्लेन जब रनवे से उड़ता है तो उसके बाद बड़ी जल्दी वो जब घूम भी तो जाता है। हेलीकॉप्टर भी लिख। अरे लो यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये लो। और अब तो मैं बटरफ्लाई भी लिखूंगा यहीं पे। अच्छा, स्विमिंग फिश। पानी में जो मछली तैर रही है, क्या वो सीधे ही जाती है हमेशा? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकती है। तो 3D हो गया। बस इतना काफी है। तो तुम लोग को ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन समझ में आ गया। मुझे लगता है कि तुम लोगों को यही वाली डेफिनेशन कॉपी में लिखनी चाहिए, क्योंकि ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि अगर आपने एक भी याद कर लिया तो बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, बशर्ते अगर आपको एग्जांपल याद है। कोई दिक्कत? चले आगे। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर 3D के आगे भी तो कुछ होता होगा, 4D 5D, है ना? मैं तुम लोगों को ये बता देता हूं कि अभी हमारे पास उनका एक्सेस नहीं है। हम 3D ऑब्जेक्ट हैं, हम 3D के अंदर ही फंसे हुए हैं, हम 3D से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है।
उसका एक्सेस अगर आपको प्राप्त करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 4D और 5D होते नहीं है, या तो होते होंगे या मैं ये कह रहा हूं कि होते हैं, पर अभी हम उसका एक्सेस हमको नहीं है, हमको उसका एक्सेस प्राप्त नहीं है। उसका एक्सेस आध्यात्मिक शक्ति से ही हो सकता है। ये जो शरीर लेकर हम बैठे हैं ना, ये शरीर हमारा कैसा है? 3D है। तो 3D शरीर लेकर आप 4D में कैसे जाओगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और ये तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास मैक्सिमम डायमेंशन का एक्सेस है 3 का, तो मैं 2 में जा सकता हूं, मैं 1 में जा सकता हूं, पीछे जा सकता हूं, पर मैं आगे नहीं जा सकता। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों, जो चींटी होती है, चींटी वो एकदम सरफेस से चिपक के चलती है, तो उसको हाइट के बारे में नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हो? तो मान लो ये चींटी है और इसके सामने मैंने स्क्वायर बना दिया। अब बताओ, चींटी को ये स्क्वायर नजर आएगा? चींटी को ये स्क्वायर नजर आ रहा है? नहीं। चींटी को यहां से सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है, दैट्स इट। उसको स्क्वायर के बारे में नहीं पता। मेरी बात समझ गए? क्योंकि चींटी 1 डायमेंशनल है, वो 2 डायमेंशन में नहीं जा सकती, और हम 3D वाले हैं, तो हम ऊपर से देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं। बच्चों, चींटी के सामने मान लो यहां पर एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो चींटी को ये सर्कल नजर आएगा? क्या नजर आएगा? लाइन। क्योंकि यहां से एकदम चिपक के देखोगे तो यहां से इसको खाली एक लाइन ही नजर आएगी, यहां से लेकर यहां तक। आया ना? तो चींटी को नहीं पता कि ये सर्कल है या लाइन है या क्या है। अच्छा, और एक बात, अगर मान लो मैं यहां पर एक स्क्वायर बनाता हूं और इसके अंदर कुछ ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दिया मैंने, स्टार ड्रॉ कर दिया, सर्कल, तो चींटी को ये सब नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो इसको एक लाइन के अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन में हैं, हम ऊपर से देख पा रहे हैं चींटी को भी, स्क्वायर को भी, और उसके अंदर भी। ठीक इसी तरह से वो सभी लोग जिनके पास 3 डायमेंशन से ज्यादा का एक्सेस है, वो सभी लोग वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं, तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, पिछले जन्म में तुम क्या थे, वो लोग सब जानते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऋषि मुनि होते हैं, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। तो वो अपने स्थूल शरीर की मदद से 3D वर्ल्ड में भी है, और उनके पास क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं, इसीलिए वो सभी डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। और एक बात, जो हायर डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूं ना, वहां पे टाइम की स्पीड भी अलग अलग है। जैसे यहां पर टाइम की स्पीड कुछ और है, जो ब्रह्मा जी हैं उनके वहां पर टाइम की स्पीड कुछ और है, जो भगवान विष्णु हैं वो जिस लोक में भी रहते हैं वहां पे टाइम की स्पीड कुछ और है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो महाविष्णु है जहां पर वो रहते हैं, वहां पे टाइम की स्पीड कुछ और है। तो वो बहुत बड़े टाइम लाइन में रहते हैं, हमारा टाइम उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जब भी प्रार्थना करके उन्हें बुलाते हैं ना, तो वो हमारे लिए टाइम निकालकर उस छोटे से कालखंड में आकर हमारी मदद करके चले जाते हैं, और ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री